राजनीति पल पल बदल रही है, विचारधारा इस दौर में मिटती हुई दिख रही है और उन सब के बीच एक सवाल हर किसी के जहन में है, क्या 1983 या कहें जेपी के दौर से अब तक के दौर में जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कुछ एक ऐसा नया प्रयोग कर रहे हैं जो अभी राजनीतिक दलों को समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझेंगे। और इन सब के बीच कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी खुद केजरीवाल बनने के लिए चल पड़े हैं। ये कई सवाल हैं, आइए जरा हम इसकी एक तस्वीर के साथ आपको शुरुआत करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि जब जब जादुई आंकड़ा छुआ है, जब जब जादुई नेतृत्व आया है, कुछ चेहरे उभर कर आए हैं। एनटीआर, याद कीजिए, आंध्र प्रदेश 1983 सिनेमाई पर्दे सिल्वर स्क्रीन से उतरकर राजनीति के मैदान में और बहुमत पा गए थे। एनटीआर के बाद दूसरा कमाल छात्र प्रफुल्ल महंत ने किया था, जो कि सीधे छात्रावास से निकले थे और उसके बाद विधानसभा में कदम रखा था। यह 1985 का वक्त असम में। उसके बाद तीसरी स्थिति लालू प्रसाद यादव ने दिखाई थी बिहार में 1990 में। जिस तरीके से बीएन कॉलेज के बाद सड़क, उसके बाद जेपी के साथ होते हुए ये सत्ता में पहुंचे तो उसने कमाल कर दिया गया था। और उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने कई ऐसे प्रयोग किए थे वो हैरान करने वाले थे, चाहे वो पेड़ के नीचे लगती क्लास हो, चरवाहा विद्यालय हो, या फिर सड़क के नीचे लगती पंचायत के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री तक बैठा करती थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा प्रयोग किया। यह हिंदुत्व का प्रयोग था, हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी जो गुजरात में 2002 में नजर आई और राजधर्म की नई पाठ, नई परिभाषा गढ़ने के लिए केंद्र को भी मजबूर होना पड़ा, मानना पड़ा, कहना पड़ा। और अब 11 बरस बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2013 जी आम आदमी के बीच से निकलते हुए ये सारी परिस्थितियां एक ऐसे मोड़ पर आकर आज खड़ी हो गई है कि देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों या फिर छत्रप, हर कोई अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द अपनी सियासत को बैठाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है, सबही नचावत आप गोसाई। इसको सरल भाषा में अगर समझें तो मतलब बहुत साफ है, केजरीवाल वर्सेस ऑल हो चला है इस दौर में। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, तब इसको और डिकोड करेंगे कि दरअसल सबही नचावत आप गोसाई का मतलब क्या है। नजारा तो कुछ ऐसा ही है। केजरीवाल के राजनीतिक प्रयोग ने राहुल गांधी को कांग्रेस के भीतर केजरीवाल बनने पर मजबूर कर दिया। तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के कांग्रेस विरोधी राजनीतिक प्रयोग से आगे निकल नहीं पा रहे, इसलिए वह खामोश हो चले हैं। यूपी और बिहार के छत्रप मुलायम सिंह यादव को केजरीवाल की सफलता पानी के बुलबुले सरीखे लग रही है, तो लालू प्रसाद यादव को केजरीवाल बहुरूपिया लग रहे हैं। तो क्या दिल्ली के चुनाव परिणाम आने के बाद झटके में केजरीवाल वर्सेस ऑल के हालात राजनीतिक तौर पर देश में उभर गए हैं? इसीलिए वैचारिक विरोध होने के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल को धराशायी करने वाले मुद्दों पर भी अब एक होने से नहीं कतरा रही। और लोकपाल का 45 बरस बाद संसद में पास होना क्या इसी का प्रतीक है? ये सारे सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि लोकपाल को लेकर तब तक कांग्रेस और बीजेपी में सहमति नहीं बनी जब तक चुनावी राजनीति में जन लोकपाल का सवाल उठाकर आंदोलन करने वाली आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली। याद कीजिए तो कांग्रेस के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी हमेशा लोकपाल का विरोध करती रही। मनमोहन सरकार चलती रहे, इसीलिए कांग्रेस ने कभी लोकपाल पर वह हिम्मत नहीं दिखाई जो दिल्ली के चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी से लेकर समूची कांग्रेस ने बोल बोल कर दिखा दिए। जबकि समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह आज भी लोकपाल का विरोध कर रहे हैं। तो पहला सवाल, मुलायम के समर्थन पर आम आदमी की चुनावी सफलता अब कांग्रेस को कहीं ज्यादा खतरनाक लगने लगी है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि लोकपाल की तर्ज पर ही अगर देश में महिला आरक्षण को लेकर भी कोई आंदोलन खड़ा हो और फिर वही आंदोलन राजनीतिक पार्टी में तब्दील होकर चुनावी राजनीति में बाजी मार ले तो महिला आरक्षण भी संसद में पास हो जाएगा? क्योंकि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले भी वही मुलायम और शरद यादव सरीखे नेता हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के एक होने पर महिला आरक्षण को भी संसद में पास होने से रोक नहीं पाएंगे। और इन सब के बीच मुलायम विरोध करते हैं, इसीलिए कांग्रेस भी हिचकिचाती है महिला आरक्षण को संसद में पास कराने को लेकर। यानी केजरीवाल ने पहली बार उस राजनीतिक व्यवस्था में सेंध लगा दी है जो सत्ता के जोड़ तोड़ में ही आम आदमी को उलझाए रखती है और मुद्दों के नाम पर नूरा कुश्ती इसलिए करती है जिससे राजनीतिक दलों की उपयोगिता बनी रहे।
यानी मंडल कमंडल के बाद पहली बार देश एक ऐसी राजनीति को देख रहा है जहां उससे जुड़े मुद्दे उसी के जरिए चुनावी जीत या हार पैदा कर उसे ही सत्ता में पहुंचा रहे हैं। यानी दिल्ली के चुनाव परिणाम ने जतला दिया कि देश के आम वोटर ने यह मन बना लिया है या फिर मन में यह मान लिया है कि सभी सत्ताधारी एक सरीखे होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर जातीय समीकरण पर छत्रपों की सत्ता। अगर यह परिस्थिति वाकई 2014 के लोकसभा चुनाव में तेजी पकड़ ले गई तो मौजूदा दौर के राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी या फिर मुलायम या लालू प्रसाद यादव सरीखे नेता, हर किसी के लिए यह खतरे की घंटी ही साबित होगी, क्योंकि हर किसी को खोना है और आम आदमी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वजह भी यही है, आज लोकपाल पास हो गया, कल एक दूसरे आंदोलन का इंतजार कीजिए, कुछ और भी पास होगा। आज तक ब्यूरो। क्या यह माना जा सकता है कि दरअसल जिस वक्त आंदोलन चल रहा था उस वक्त राजनीति पर एक दबाव समूह के तौर पर आंदोलन था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी है तो यह विकल्प के तौर पर है। आप कहेंगे तुरंत इन परिस्थितियों को साधना ठीक नहीं है, लेकिन दरअसल साधना ठीक हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक परंपरागत तौर पर इतनी बोर करने लगी थी देश को, या देश को जिस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में फांस चुकी थी, वजह भी यही है, पहली बार और कोई नहीं। कांग्रेस का पहला परिवार गांधी परिवार बदल रहा है। राहुल गांधी, किसी ने सोचा था 10 दिन में 4 बार सामने आएंगे, 4 मुद्दों पर अपनी बात कहेंगे, तेवर हेकड़ी सब चीज गायब होगी और बड़ी सरलता से मुद्दों को समझाएंगे। किसने सोचा था? जरा देखिए और सुनिए। अरे देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो फ्रेमवर्क की जरूरत है। यार आप तो बिल्कुल नहीं करना। आरटीआई हमने दिया, लोकपाल पास हुआ, मगर और भी कदम है और बहुत बड़े कदम है। हिंदुस्तान की राजनीति में 2 बंद कमरे हैं। एक बंद कमरा है पॉलिसी का और दूसरा बंद कमरा है टिकट का। इन दोनों को हम 21वीं सदी में खोलना चाहते हैं। My personal view is that these are matters of personal freedom, and I think I would agree more with the High Court. इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। हर मुद्दे पर सामने आ रहे हैं राहुल गांधी। किस लिए आ रहे हैं? पारदर्शिता के लिए आ रहे हैं, खुद को बताने दिखाने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान हो उससे पहले अपने आप को सरोकार के साथ जोड़ना चाहते हैं, या फिर इस दौर में उस सियासत से डर गए हैं जो जनता वोट में तब्दील कर गई और परिवर्तन की दिशा में उसके मन में बहुत चीजें समा गई हैं। दरअसल सिर्फ राहुल गांधी नहीं बदले हैं। याद कीजिए तो जिस दिन चुनाव परिणाम हुए थे, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, उस दिन क्या था? संसदीय बोर्ड की बैठक और कहीं नहीं अशोक रोड में, जो कि हेडक्वार्टर है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी आए थे, गाजे बाजे बज रहे थे, नाच कोई नहीं रहा था। खुद नरेंद्र मोदी सिर्फ हाथ जोड़ते हुए गाड़ी में बैठ गए थे, सहमे हुए थे, डरे हुए थे। सभी नचावत आप गोसाई। चलिए एक दूसरा रूप हम आपको दिखाते हैं। हर के जहन में एक बात थी कि दरअसल लोकपाल आ जाएगा तो बहुत कुछ चीजें थम जाएंगी। इसका जिक्र आंदोलन के वक्त भी हुआ, लेकिन अब जो लोकपाल आया है, क्या वाकई चीजें थम जाएंगी? खास तौर से 2 मुद्दे, प्रधानमंत्री और सीबीआई, यही 2 सवाल है। रिपोर्ट देखिए। 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ, ये 3 धब्बे यूपीए 2 की खास पहचान है और इसके कटघरे में पहली बार सरकार, नौकरशाह और कॉर्पोरेट तीनों आए और सरकार पर निगरानी रखने वाले मीडिया के नामचीन चेहरे भी दायरे में आए। तो देश में पहली बार हर स्तर पर यह सवाल उठा कि रास्ता निकलेगा कैसे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी इसी दौर में सरकारी पिंजड़े में कैद तोता करार दे दी गई। तो हर किसी के सामने 2 सवाल सबसे बड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री के दामन पर दाग लगे हैं तो उसकी जांच कौन करेगा? और जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ही अगर सरकार के अधीन है तो फिर वो अपने बॉस यानी प्रधानमंत्री की जांच अपने सामने कैसे कर पाएगी? क्या ऐसे मोड़ पर प्रधानमंत्री का यह कथन कोई मायने रखता है जो कोयला घोटाले को लेकर चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री ने दिया था? जाहिर है यह प्रधानमंत्री की ईमानदारी हो सकती है या फिर रणनीति, हो जो भी, लेकिन जैसे ही सीबीआई प्रधानमंत्री से पूछताछ करेगी, वैसे ही नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग देश में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी।
फिर ध्यान दें तो 2G घोटाले की जांच हो या फिर कोयले घोटाले की जांच, दोनों ही जांच सीबीआई कर जरूर रही है, लेकिन ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। यानी इन घोटालों में सरकार की भूमिका ही नहीं, बल्कि सीबीआई जांच में सरकार की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कमान अपने हाथ में ले ली। ऐसे में अब सवाल है कि लोकपाल अगर पहले से होता तो क्या देश में सरकार के स्तर पर कोई घोटाले ना होते, और घोटाले होते तो जांच के लिए हंगामा ना मचता। हंगामा नहीं मचता तो आरोपी दोषी वाकई करार दिया जाता, और वह भी एक समय सीमा में। तो आखिरी सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई पीएम और सीबीआई को लेकर जो सवाल जंतर मंतर और रामलीला मैदान से उठे, उनका समाधान अब हो गया, या फिर यह फरेब है, जैसा अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं। तो आइए इसको परखते हैं अगली रिपोर्ट में। जी, आम आदमी के भीतर जो गुस्सा था, आम आदमी के भीतर जो आक्रोश था, आम आदमी की जो सोच थी, जो सपने थे, क्या वो सब अब उस सियासी जमीन पर आकर ही पूरे होंगे, जिस सियासी जमीन को इस दौर में सत्ता को अपने हिसाब से चलाने वाले या सत्ता में जीतने के तिकड़म लगाकर पहुंचने वाले लोगों ने अपनी अंटी में बांध लिया था? ये आप कह सकते हैं। चीजें तो बदल रही हैं, लेकिन एक सवाल हमने जो शुरू किया था, प्रधानमंत्री और सीबीआई, इस लोकपाल के भीतर इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, जरा देखिए रिपोर्ट में। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री और सीबीआई लोकपाल के दायरे में आ गए? और क्या संसद चाहेगी तो लोकपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जांच शुरू कर देगा? और सुप्रीम कोर्ट ने अगर लोकपाल को ही सस्पेंड करने की गुजारिश राष्ट्रपति से कर दी तो लोकपाल भी इस देश में बदल जाएगा? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो हर जहन में होंगे। तो जरा आइए संसद के भीतर जो लोकपाल पास किया गया है उसको लेकर इस देश के राजनीतिक मिजाज को भी समझ लें, और लोकपाल को भी। दरअसल लोकपाल का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन लोकपाल होगा कौन, यह तय करने में राजनेता ही मुख्य होंगे। मसलन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता। लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे और किसी भी जांच में सीबीआई भी लोकपाल के तहत काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शिकायतें आएंगी उसे सामान्य नहीं माना जाएगा, और उसको निपटाने की प्रक्रिया भी विशेष रहेगी। यानी प्रधानमंत्री को लेकर एक विशेष कटघरा बनाया गया है, और सीबीआई भी कुछ खास प्रावधानों के तहत ही लोकपाल के अधीन काम करेगी। यानी किसी जांच को लेकर जब खुद लोकपाल सीबीआई का दरवाजा खटखटाएगी तो ही सीबीआई जांच शुरू करेगी। और तो और प्रोसिक्यूशन से जुड़े मामलों को देखने के लिए सीबीआई में एक अलग से डायरेक्टर की नियुक्ति होगी। यानी वर्तमान में जिस डायरेक्टर को लेकर यह कहा गया कि वो पिंजड़े का तोता है, उससे इतर एक दूसरा डायरेक्टर, और इस पद पर नियुक्ति चीफ विजिलेंस कमिश्नर की सिफारिश पर ही की जाएगी, और चीफ विजिलेंस कमिश्नर सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। लोकपाल में सीबीआई डायरेक्टर और चीफ विजिलेंस कमिश्नर दरअसल उन्हीं राजनेताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है जिन राजनेताओं को लेकर लोकपाल के आंदोलन ने सबसे पहले बहस शुरू की थी। और लोकपाल में सीबीआई डायरेक्टर और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का कार्यकाल भी निर्धारित करने का प्रावधान जरूर होगा। हाँ, लोकपाल के तहत जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारियों का तबादला सरकार कतई नहीं कर पाएगी, तो यहाँ लोकपाल जीत रहा है, और सभी श्रेणियों के सरकारी अधिकारी लोकपाल के दायरे में आएंगे। साथ ही सरकारी फंड से संचालित सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या फिर कोई भी एसोसिएशन, वह भी लोकपाल के दायरे में आएगा। लेकिन एनजीओ और कॉरपोरेट को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी इस दौर में जो भी क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर सवाल उठे या कॉरपोरेट जो भ्रष्टाचार करते हुए नजर आए, वह लोकपाल के दायरे में नहीं होंगे। हालांकि कुछ दलों ने एनजीओ को भी इसमें शामिल करने की बात कही, लेकिन लोकपाल के दायरे से स्वयंसेवी संगठनों को दूर कर दिया गया, और तय समय सीमा के भीतर जांच का प्रावधान जरूर रखा गया है, और दोषी पाए जाने पर सबसे बड़ी सजा 10 वर्ष कारावास की होगी, यह भी तय किया गया है। और इसी तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त कोई राजनेता कतई नहीं बन सकता, लेकिन लोकायुक्त होगा कौन, यह अधिकार राज्य विधानसभा को दिया गया है। यानी उन्हीं राजनेताओं को जो कि इस दौर में बड़ी तादाद में लगातार कटघरे में खड़े होते हुए ही दिखाई देते हैं। तो लोकपाल कानून के नोटिफिकेशन के 1 साल के भीतर देश के प्रत्येक राज्य को लोकायुक्त नियुक्त करना होगा, और लोकायुक्त लोकपाल के मॉडल के अनुसार ही काम करेगा। अब यहाँ सवाल है कि लोकपाल ही भ्रष्ट हो जाए तो हटाने की प्रक्रिया होगी क्या? दरअसल ये खासी जटिल है, क्योंकि लोकपाल के सदस्य को राष्ट्रपति ही सस्पेंड कर सकता है, वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए राष्ट्रपति से सस्पेंड करने को कहे, और जांच भी तभी होगी जब जांच के लिए कम से कम 100 सांसद हस्ताक्षर करें। दोबारा इसलिए
क्योंकि मौजूदा वक्त में तकरीबन 240 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के दागी हैं, यह भी एक सच है। आज तक ब्यूरो।